हेलो स्टूडेंट्स, राजस्व और लोक वित्त से तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद अब आते हैं जहां पर मैंने पिछले क्लास को ख़त्म किया था सार्वजनिक आय यानी कि पब्लिक रेवेन्यू। और पब्लिक रेवेन्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था रेवेन्यू का, दैट इज़ टैक्स यानी कि कर। कर क्या होता है वो सब मैंने आपको बता दिया था। फिलहाल आज के हम इस क्लास में पढ़ेंगे एक्चुअली में जो कर बताया था उसका करारोपण है कि लोगों को के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स लगाने की विधि कौन सी होती है, क्यों लगाया जाता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या है, यानी कि कर लगाने की प्रोसेस और उसके उद्देश्यों के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तब कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको उसके मेन फोकस जाना पड़ेगा, उसको डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीकॉम में केवल डेफिनेशन पढ़ने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको उसके उद्देश्यों के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में करारोपण की नीति किस प्रकार की है, उसका क्या उद्देश्य है कि भारत में की अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सरकार जो कर नीति बनाती है उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना ही होगा। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको राजस्व रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके अर्थ के बारे में। अगर करारोपण को समझना है तो सबसे पहले टैक्स को समझना पड़ेगा, कर को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको टैक्स के बारे में डिटेल से बताया कर क्या होता है। देखिए, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो हर एक नागरिक सरकार को देती है। इसका मतलब सरकार के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य शुल्क, अनिवार्य भुगतान होता है जो जनता के द्वारा सरकार को दिया जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर नागरिक सरकार को पे करती है तो बदले में नागरिक ये नहीं कहेगी कि मुझे एक विशेष सेवा की आवश्यकता है, कोई सेवा नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये अनिवार्य भुगतान है और सेवा रहित होता है। कर का प्रयोग सरकार के द्वारा देश हित में, लोक हित में, सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब कर का प्रयोग सरकार के द्वारा जनता के लिए किया जाता है, सबके लिए किया जाता है। अगर अब बात करेंगे, जैसे जैसे आधुनिक काल में सरकार के व्यय बढ़ते चले जा रहे हैं तो सरकार के आय प्राप्त करने के सोर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा सोर्स है वो है टैक्स यानी कि करारोपण यानी कि कर। और अगर आपको व्यय करना है तो आपको अपने टैक्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कर ही है यानी कि टैक्स ही है। इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न तरीकों से जनता पर लगाए जाने वाले कर को हम करारोपण कहते हैं, टैक्सेशन बोलते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा जनता से कर वसूलना ही करारोपण है। और ये कर विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग प्रकार से वसूला जाता है। ठीक है, अब ये है सरकार द्वारा आय प्राप्त करना कर प्रणाली पर। देखिए, भारत में जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि भारत की जो टैक्स प्रणाली है वो भारत की विकास गति को बढ़ाने के लिए है। तो यहाँ पर जो कर प्रणाली होता है ये एक इस प्रकार से होती है जहाँ पर समाज को अपनी आय का एक बहुत ही कम भाग त्याग करना पड़ता है। सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय व्यवस्था को बनाए रखना होता है। आपकी जो इनकम होती है, आप अपनी इनकम का बहुत ही कम, भारत की टैक्स प्रणाली 0 से लेके 5, 10, 15, 20, 30% तक है आय के हिसाब से। एक न्याय प्रणाली के तहत कर नीति को अपनाया गया है ताकि लोगों के ऊपर बहुत अधिक कर का भार ना हो। मतलब कर चुकाने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ता है। ये एक इस प्रकार से त्याग होता है जिससे लोगों की बचत कम होती है, लोगों की बचतें कम होती है, क्योंकि आप अपनी आय का एक भाग कर के रूप में देते हैं। मान लीजिए आपकी आय 10 लाख रुपए है और 10 लाख का 10% दे देते हैं टैक्स के रूप में, तो आपका 1 लाख रुपए कम हो जाता है, आपके पास बचता है अब 9 लाख। इसका मतलब होता है बचतों को कम करती हैं। इसके प्रकार सरकार कर प्रणाली को इस प्रकार से बनाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण और बचत पर बुरा, क्योंकि सरकार अगर हद से ज़्यादा टैक्स लगाएगी,
सरकार का टैक्स बहुत ही उच्च होगा तो इससे देश की अर्थव्यवस्था भी खराब हो जाती है, क्योंकि उत्पादन कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आपने अपने आय का एक बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में दे दिया, बदले में रिटर्न तो मिलना नहीं है, तो आपकी बचत कम हो जाएगी। फिर से आप निवेश कम करेंगे, निवेश कम होगा तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। तो इस प्रकार से सरकार को कर नीति ऐसी अपनानी चाहिए ताकि समाज को कोई हानि ना हो, अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है सरकार को अपनी कर प्रणाली बनाते वक्त, करारोपण की नीति बनाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि करारोपण न्यायपूर्ण हो, समाज में हर एक व्यक्ति के लिए उचित हो। इसका मतलब ये हुआ सरकार को इस प्रकार से कर प्रणाली बनानी चाहिए ताकि जो अधिक आय वर्ग लोग अधिक टैक्स दे और जिनकी आय बहुत कम है वो न्यून टैक्स दे या फिर कम टैक्स दे। ये करारोपण के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर सरकार को ध्यान में रखना पड़ता है ताकि नागरिक, क्योंकि सरकार का काम होता है देश के नागरिकों की विकास के लिए, उनके हितों के लिए कार्य करना। तो टैक्स हित के लिए नहीं होता, टैक्स उनकी बचत को कम करता है। तो टैक्स प्रणाली, टैक्स नीति करते वक्त, बनाते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, विशेषकर सरकार। तो बात ये करेंगे करारोपण के उद्देश्य। देखिए अलग अलग देश, क्योंकि देशों को विकसित, अल्प विकसित, विकासशील की कैटेगरी में बांटा गया है। विकसित देशों की अपनी, विकसित देश चाहते हैं कि स्थिरता बनी रहे, जबकि विकासशील चाहते हैं कि विकास की गति को आगे बढ़ाएं। तो करारोपण की अपनी अलग अलग नीति होती है, करारोपण के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो विश्व के रूप में करारोपण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के अपने उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही कर लगाया जाता है, कर प्रणाली अपनाई जाती है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है सरकार की करारोपण का, कर लगाने का, वो होता है अपनी आय को बढ़ाना। क्योंकि विकास करना है तो खर्च करने पड़ेंगे और खर्च तभी होगा जब इनकम होगा। भैया आपके पास पैसे नहीं है तो खर्चा क्या करोगे? उधार लेके खर्चा नहीं होता है, उधार लेके थोड़ा बहुत खर्च किया जा सकता है, लेकिन आपके पास आपकी इनकम का सबसे मजबूत जो है डोर होती है ना, वो टैक्स होता है। तो सरकार करारोपण इस प्रकार से बनाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दे। ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, अधिक टैक्स होगा तो लोग टैक्स चोरी करेंगे, कम टैक्स पे करेंगे। टैक्स कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे, अपने मन से टैक्स भरेंगे। इससे सरकार की इनकम बढ़ेगी ताकि वो विकास कार्यों के ऊपर आसानी से पूरा कर सकें, अपने व्ययों को पूरा कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, आर्थिक विषमताओं को कम करना। यानी कि आर्थिक, देश में जो है आर्थिक विषमताएं हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है। अडानी, अंबानी, महिंद्रा के पास इतना पैसा है। भारत के मान लीजिए 100% लोगों में से केवल 10% लोगों के पास भारत के 90% से ज़्यादा धन है, जबकि 90% लोगों के पास केवल 10% धन है। इसका मतलब भारत में आय की जो विषमता है वो बहुत ज़्यादा है। किसी किसी के पास एक दिन की इनकम करोड़ों में है, किसी की एक दिन की इनकम 100 रुपये भी नहीं है। तो इस आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए ही टैक्स का प्रयोग किया जाता है, टैक्स प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है ना, जो धनी है, जिनके इनकम बहुत ज़्यादा है, धनी वर्ग के लोगों के ऊपर अधिक टैक्स लगाया जाता है ताकि उनकी जो परचेजिंग पावर है, उनकी आय है, उसको कम किया जा सके और वो निर्धन लोगों के ऊपर कम टैक्स लगा के उनकी आय को बढ़ाती है ताकि एक समानता बनी रहे। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास में सहायक। भाई कर नीति एक इस प्रकार से बनाई जाती है तो उद्योगों का ज़्यादा विकास होगी। कर लगाया जाता है, कर के द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार की सब्सिडी अपने औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदान करती हैं ताकि वो उत्पादन कार्यों को बढ़ा सके। तो इसका मतलब होता है सरकार का कर लगाने का उद्देश्य औद्योगिक विकास करना भी हो सकता है। कई बार देश के उद्योगों को प्रोत्साहन, देखिए होता है ना कि जैसे हम लोग विकासशील देश है, हमें चाहिए कि हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं, लेकिन घरेलू उत्पादकता बढ़नी चाहिए। विदेशी कंपनी हमारे कंट्री में आएगी तो हमारे यहाँ के जो पहले से उद्योग है, जो घरों में छोटे छोटे उद्योग लगा के बैठे हैं ना, तो उनको नुकसान होगा क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा कहीं न कहीं ऐसे, क्योंकि बाहर के विदेशों की बाद जो कंपनीज़ है उनके पास बहुत सारा पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, पूंजी है। तो हमारे देश के छोटे छोटे उद्योगपति उसका सामना नहीं कर सकते, तो उनको विदेशी
कंपटीशन या स्पर्धा से बाहर रखने के लिए विदेशी कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, विदेशी कंपनी को टैक्स ज़्यादा बढ़ाया जाता है ताकि उनकी वस्तुएं महंगी हो जाए और देश की वस्तुएं सस्ती हो और उनका उद्धार हो। ठीक है। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तुओं पर नियंत्रण, बहुत सारी उपभोक्ता ऐसी वस्तुएं भी यूज़ करते हैं जो आवश्यक नहीं है, यानी कि कुछ अनावश्यक वस्तुएं हैं, विलासिता वस्तुएं जिसमें जैसे दारू है, ठीक है ना, मदिरा पान करते हैं लोग ऐसे खूब पिल्ले धड़ल्ले से। इसके अलावा धूम्रपान की वस्तुएं हैं, सोफ़ा, कार, ऐसी लग्जरी है जो जीने के लिए नहीं, आरामदायक वस्तुएं कहते हैं। सरकार इन वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स लगाती हैं क्योंकि इन वस्तुओं का प्रयोग वही करता है जिनके पास बेसिकली अधिक पैसा होता है। नशीली वस्तुएं, मादक वस्तुएं, कार, महंगी वस्तुएं, इन चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाती हैं। ठीक है, ताकि लोग उनका कम से कम प्रयोग करें और उत्पादक दूसरे वस्तुओं को उत्पादन बढ़ाए सकें। नेक्स्ट है मुद्रा प्रसार को रोकना। देश में आर्थिक उच्चावचन यानी कि महंगाई और मंदी को कम करने के लिए तो कर का प्रयोग किया ही जाता है। महंगाई को कम करना है तो कर बढ़ाए जाते हैं, महंगाई को कम करना है तो कर घटाए जाते हैं। इसके अलावा मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए भी करों का प्रयोग किया जाता है। देश में मुद्रा का प्रसार बढ़ाना है तो कर को कम किया जाता है, मुद्रा प्रसार को घटाना है तो करों को कम कर ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रा प्रसार की गति को भी टैक्स के माध्यम से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है ना। प्रोफेसर लर्नर ने करों के उद्देश्यों की, करारोपण के उद्देश्यों को अपने हिसाब से एक्सप्लेन की। जैसे कि आपके सामने है, करारोपण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की क्रय शक्ति को कम करना है, क्योंकि अपनी आय का एक भाग टैक्स के रूप में देगा तो उसकी क्रय शक्ति कम होगी, अथवा व्यक्ति की जेबों को खाली करना होता है। मतलब देखिए, टैक्स सरकार आपके जेब से पैसा, जैसे मैंने एक दिन बताया, सरकार का काम होता है आपकी जेबों से पैसे को चुराना, और चुराना भी वैध तरीके से, अवैध तरीके से नहीं। तो जेबों को खाली करना है। जब सरकार यह चाहती है कि व्यक्ति कम खर्च करे, यानी कि सरकार चाहती है कि लोग कम से कम खर्च करें, तो टैक्स बढ़ा देती हैं और नए टैक्स लगा सकती हैं। और जब चाहती सरकार चाह रहे हैं कि लोगों को खर्चे बढ़े तो टैक्स घटा दिया जाता है। ये प्रोफेसर लर्नर ने टैक्स के बारे में बहुत ही बड़ा कि सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार क्या देश में खर्चे बढ़ाना चाहती है, कम करना चाहती है, उसी हिसाब से टैक्स का प्रयोग होता है। ठीक है। अब भारत जैसी, हमने अब तक नॉर्मल उद्देश्यों के बारे में बताया कि अलग अलग देशों में विश्व की अर्थव्यवस्था में टैक्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है, लेकिन हमें समझना ये है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था में करारोपण की नीति कैसी होनी चाहिए, उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए। देखिए, भारत क्या है, विकासशील देश है, बहुत तेज़ी से भारत की विकास गति बढ़ रही है। हमें अपने विकास को बढ़ाना है और विकास की गाड़ी को बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर का काम किसका होता है, टैक्स का होता है, टैक्स प्रणाली का। हम बहुत ही कम टैक्स नहीं रख सकते, बहुत ही ज़्यादा अधिक टैक्स नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इससे जो है लोगों का बजट बिगड़ सकता है और बजट बिगड़ने से ऑटोमेटिक उत्पादन कार्यों पर प्रभाव पड़ता है बुरा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भारत विकासशील देश है, ऐसे विकसित देशों के साथ भारत की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारे कार्य करने हैं। हमें अपनी पूंजी निर्माण की गति को बढ़ाना है, अपनी आर्थिक विकास को बढ़ाना है। इसका मतलब ये होता है भारत की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जहाँ पर भारत की देश को चाहिए कि अपने इस उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए प्रयास करे। पहला, नंबर 1 क्या है, आर्थिक विकास को गति देना। भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के बाद से ही हमारा एक लक्ष्य ये रहा है कि अपनी विकास की गति को तेज करे। तो अपने इस उद्देश्य तीव्र गति को प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा कर नीति को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों के कार्य करने, बचत एवं विनियोग करने की क्षमता एवं इच्छा में वृद्धि हो। आप टैक्स ऐसे मत लगाओ कि लोग बेमन से काम करें, ऐसा मतलब वो लोग नाराज हो। टैक्स इस तरह से लगाना चाहिए कि लोग बचत को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें और उसको बाद में विनियोजन भी करें, यानी कि इन्वेस्ट भी करें। इसके अलावा उपभोग व्यय में कमी करके पूंजी निर्माण को वृद्धि की जा सकती है। ठीक है ना। नए पूंजीगत क्षेत्र में पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
साधनों की पूर्ति एवं कुशलता में वृद्धि करके विनियोग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है और ये सब करके विकास गति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे आर्थिक अतिरेक का पूंजी निर्माण के लिए उपयोग। हमारे पास जो बढ़ती पैसा है, यानी कि जो आर्थिक अतिरेक है, उसका प्रयोग किसके लिए करें? पूंजी। बहुत सारे लोगों के पास बचतें होती हैं। पुराने ज़माने में क्या था ना, बैंकों में लोग पैसे नहीं रखते थे, कट्टा भर भर के भूसे के ढेर के अंदर मिट्टी के नीचे गाड़ के रखते थे, ठीक है ना, चोरी होने के डर से। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं था। तो अगर आपके पास अर्थव्यवस्था में पैसे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पैसे को पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग करें, यानी कि इन्वेस्ट करें। तो सरकार कर नीति का स्वरूप इस प्रकार से बनाती हैं कि अर्थव्यवस्था को आर्थिक अतिरिक्त उपयोग निर्माण के लिए किया जा सके। फिर है आर्थिक अतिरेक का मतलब क्या होता है? आर्थिक अतिरेक का मतलब होता है वास्तविक उत्पादन एवं उपभोग व्यय में अंतर, कि आपका जो वास्तविक उत्पादन है और उपभोग व्यय है उसके बीच में अंतर है। अगर आपका उत्पादन ज़्यादा है जबकि उपभोग कम है तो ये अतिरिक्त होता है। अगर ऐसा है तो इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करें ताकि लोगों की उपभोग गति को बढ़ाया जा सके। करारोपण इस प्रकार से किया जाए कि उपभोक्ताओं ने तो कमी हो किंतु वास्तविक उत्पादन पर बुरा प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर रोक। देखिए, मुद्रास्फीति देश के लिए सही नहीं है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है चीज़ों के दाम बढ़ना। चीज़ों के दाम दो तरीके से बढ़ते हैं। जब लोगों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ऐसे में उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पूर्ति की तुलना में जब मांग बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे में चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू होते हैं, अब मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार क्या करती है? लोगों की क्रय शक्ति को कम करने का कोशिश करती है। इसके लिए टैक्स बढ़ा दिया जाता है। टैक्स बढ़ाने से उनकी आय का एक भाग जो है सरकार के पास चला जाता है और उनके पास खर्च करने के लिए कम पैसे बचते हैं और इससे लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है और मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आय वितरण की विषमताओं को दूर करना। आय वितरण, मैंने कहा था भारत में बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और सबसे बहुत ज़्यादा लोगों के पास कम पैसा है, यानी कि थोड़े लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। 10% के पास 90% पैसा और 90% के पास केवल 10% पैसा है। तो इस विषमताओं को रोकना भी सरकार का उद्देश्य होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ये विषमताएं बड़ी तेज़ी से बढ़ी है कि जो आर्थिक साधन है, उत्पादन के साधन है, केवल कुछ ही हाथों में सीमित होते चले जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो समान रूप से वितरण हो। जो गरीब है, जिनकी आय कम है, वो भी आगे बढ़ सके, अपनी आय को बढ़ा सके। इसके अलावा क्षमता अनुसार अंशदान, मतलब अपनी टैक्स प्रणाली को इस प्रकार से बनाया जाए ताकि हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, यानी कि जिसकी इनकम जितनी, स्वेच्छा से वो अपनी टैक्स फिल करे, टैक्स भरे, सरकार को टैक्स दे। लेकिन अगर आप सरकार ने मनमाना टैक्स लगा दिया, ज़्यादा टैक्स लगा दिया, ऐसे में लोग टैक्स चोरी करने पर आमादा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग टैक्स ना दे के अपने दूसरे का, जो इलीगल है। लेकिन सरकारों को भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। सरकार को अपनी कर नीति को, करारोपण को इस प्रकार से निभाना चाहिए कि लोगों के ऊपर टैक्स का भार कम हो। टैक्स का भार कम होने से क्या ना, हर कोई चाहेगा यार थोड़ा बहुत ही तो टैक्स है, चलो दे देते, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। हर कोई टैक्स, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देंगे तो सरकार की आय ऑटोमेटिक बढ़ती है, ठीक है ना। और ये तर्कसंगत भी होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा आपका करारोपण क्या होता है। करारोपण के पीछे बहुत सारे सिद्धांत काम करते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे करारोपण के सिद्धांत। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, द इकोनॉमिक्स गुरु को अभी सब्सक्राइब कर दो। और अगर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो ये आईडी दिया हुआ है, इसके थ्रू मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट करना है, ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।